दोस्तों, अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आपके जीवन में पैसा तो आता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। महीने की शुरुआत में अक्सर हम सोचते हैं कि इस बार खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा बचत करेंगे और सब कुछ बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने लगता है, वही पुराना सवाल सामने खड़ा हो जाता है, आखिर पैसा गया कहां? और यहीं से जीवन में एक अनकहा तनाव जन्म लेने लगता है, क्योंकि पैसा केवल कागज के नोटों का ढेर नहीं होता। यह हमारे फैसलों, हमारी स्वतंत्रता और हमारे आने वाले कल की बुनियाद बनता है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में हमें यह तो बताया जाता है कि पैसा कमाना कैसे है, लेकिन यह शायद ही कभी सिखाया जाता है कि उस पैसे को संभाल कर कैसे रखा जाए। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। यही वह सच्चाई है जिसे समझाने के लिए यह किताब और यह वीडियो बनाया गया है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज्यादा कमाने वाला ही अमीर होता है, जबकि असल में अमीर वह होता है जो अपनी कमाई को समझदारी से संभालना जानता है। कई लोग बड़ी रकम कमाकर भी आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण आय में भी स्थिर और सुरक्षित आर्थिक जीवन बना लेते हैं। असली अंतर उनकी सोच, उनकी आदतों और उनके बनाए नियमों में होता है। इस वीडियो में आपको पैसे बचाने के साधारण सुझाव नहीं मिलेंगे, बल्कि आप वह सोच समझेंगे जो आर्थिक रूप से सफल और स्वतंत्र लोगों के पास होती है। क्योंकि बचत कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक कला है। और इसी कला को समझाने के लिए मनोज अरोड़ा ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेविंग मनी लिखी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज अचानक आपकी नौकरी चली जाए या आपकी आय कुछ समय के लिए रुक जाए, तो आप कितने समय तक बिना चिंता के जीवन चला पाएंगे? क्या आप 1 महीना आराम से निकाल पाएंगे, 2 महीने या शायद सिर्फ कुछ ही दिन? यही सवाल असल में यह तय करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। अधिकतर लोग इस सवाल से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इसका जवाब पहले से पता होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे, तो शायद आप इस सवाल से डरेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बचत केवल भविष्य की सुरक्षा नहीं होती, यह आत्मसम्मान भी है, मानसिक शांति भी है और वह ताकत भी है जो हमें गलत फैसले लेने से बचाती है। आज के समय में लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। अक्सर यह सब केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ऐसे लोगों को जिनसे हमारे जीवन का कोई खास संबंध भी नहीं होता। सोशल मीडिया ने दिखावे को आदत बना दिया है और कर्ज को सामान्य बना दिया है। आज बहुत से लोग ईएमआई के सहारे जीवन जी रहे हैं और इसे सामान्य मानने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सामान्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदलता, तब तक वह इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। और यही सोच इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। इस वीडियो में हम धीरे धीरे उन महत्वपूर्ण अध्यायों को समझेंगे जो यह महसूस कराएंगे कि बचत कोई त्याग नहीं है, बल्कि भविष्य में मिलने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप यह भी समझेंगे कि आर्थिक रूप से सफल लोग खर्च करने से पहले गहराई से क्यों सोचते हैं, जबकि कई लोग बचत के बारे में बाद में सोचते हैं। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप पैसे को लेकर जो डर, अपराध बोध और उलझन महसूस करते हैं, उससे बाहर निकलने का तरीका भी समझेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत से कमाया गया पैसा केवल आए ही नहीं, बल्कि टिके भी, बढ़े भी और आपको भविष्य में स्वतंत्रता भी दे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। क्योंकि हो सकता है कि आज आप बचत को टाल रहे हो, लेकिन बचत आपको कभी नहीं टालती। जो आज बचत नहीं करता, उसे कल मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है, और जो आज समझदारी से बचत करता है, वही आने वाले समय में सुकून से जीवन जीता है। तो आइए अब इस कला को समझना शुरू करते हैं, पैसे को संभालने और बचाने की वह कला जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। अध्याय 1 हमें यह समझाता है कि बचत की असली शुरुआत पैसे से नहीं, बल्कि सोच से होती है। अधिकतर लोग जब बचत की बात करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं
कि उनकी आय कम है, इसलिए वे बचत नहीं कर पाते। लेकिन लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि असली समस्या आय की नहीं, बल्कि मानसिकता की होती है। अगर बचत केवल अधिक कमाने वालों की आदत होती तो बड़ी आय वाले लोग कभी आर्थिक परेशानी में नहीं आते। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई लोग ऊंची तनख्वाह होने के बावजूद महीने दर महीने की आय पर ही निर्भर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सीमित आय में भी मजबूत आर्थिक आधार बना लेते हैं। असली अंतर केवल एक चीज का होता है, पैसे को देखने का नजरिया। लेखक कहते हैं कि पैसा हमारे हाथ में आने से पहले हमारे विचारों से होकर गुजरता है। अगर हमारे दिमाग में स्पष्टता नहीं होती तो पैसा आने के बाद भी टिक नहीं पाता। दोस्तों, अगर दिमाग में स्पष्टता नहीं होती तो हाथ में आया हुआ पैसा भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। बचत की राह में सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं होती, बल्कि वह सोच होती है जो कहती है अभी जी लो, बाद में देखेंगे। हम अक्सर भविष्य को टालते रहते हैं और वर्तमान के नाम पर हर उस खर्च को सही ठहरा देते हैं जो हमें कुछ पल की खुशी देता है। लेकिन यह खुशी बहुत छोटी होती है, जबकि उसका पछतावा कई बार बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित करता है? सच यह है कि बहुत से लोग इस सवाल का सामना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि उनके जीवन के कई फैसले पैसे से ही तय हो रहे हैं। किस नौकरी को चुनना है, किस शहर में रहना है, किन परिस्थितियों में समझौता करना है, बहुत कुछ आर्थिक मजबूरी तय करती है। यहीं पर बचत का असली अर्थ सामने आता है। बचत केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी देती है। जब आपके पास कुछ सुरक्षित धन होता है, तब आप डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी के आधार पर फैसले ले पाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि बचत का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की खुशियों से खुद को पूरी तरह दूर कर लें। असली समझदारी यह है कि ऐसी बचत की जाए जो आपकी जिंदगी पर बोझ न बने। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें सच में जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ दिखावे या आदत के कारण खरीदी जाती है। अधिकतर लोग कभी यह अंतर समझने की कोशिश ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें, फिर जो पैसा बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर कुछ भी नहीं बचता। खर्च हमेशा बढ़ते रहते हैं, चाहे आय कितनी भी क्यों ना हो। यहीं लेखक एक बहुत प्रभावशाली सिद्धांत बताते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी आय आपके पास आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचत के रूप में अलग कर दें। उसके बाद जो पैसा बचे, उसी से अपने बाकी खर्च पूरे करें। आमतौर पर दुनिया इसके उल्टा सिखाती है, लेकिन आर्थिक रूप से सफल लोग इसी सिद्धांत को अपनाते हैं। उनके लिए बचत कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक नियम होती है। और जब कोई चीज नियम बन जाती है, तो उसे भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ निभाया जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बचत कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। रोजमर्रा के अनावश्यक खर्च, बिना सोचे खरीदारी करना और केवल दिखावे के लिए महंगी जीवन शैली अपनाना, यही वे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे धीरे धीरे पैसा बाहर निकलता रहता है। और जब महीने के आखिर में बैंक खाते में बहुत कम पैसा बचता है, तब हम अक्सर किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि असल कारण हमारी रोज की आदतें होती हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, तो कोई भी सेविंग प्लान या निवेश योजना आपको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना सकती। बचत की असली शुरुआत बैंक खाते से नहीं, बल्कि दिमाग से होती है। जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि पैसा आपकी सेवा करेगा, न कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाती है। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सही सोच अपने आप सही रास्ता बना देती है। अब हम दूसरे अध्याय की बात करते हैं, जिसमें यह समझाया गया है कि आपकी खर्च करने की आदतें ही आपकी आर्थिक स्थिति को तय करती हैं। लेखक बताते हैं कि किसी इंसान की आय से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी खर्च करने की शैली होती है। दो लोग एक जैसी आय कमा सकते हैं, लेकिन महीने के अंत में एक के पास कुछ बचत होती है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं बचता। इसका कारण सिर्फ इतना होता है
कि दोनों के खर्च करने का तरीका अलग होता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि वे अपने खर्चों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके खर्च उनकी आदतों से नियंत्रित होते हैं और आदतें धीरे धीरे बनती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। लेखक बताते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर पैसा खर्च करते हैं और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। चाहे नया मोबाइल खरीदना हो, महंगे ब्रांड के कपड़े लेना हो, बार बार बाहर खाना हो या केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदना, हर खर्च अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन जब ये सभी छोटे छोटे खर्च मिलते हैं तो वे धीरे धीरे एक बड़ी आर्थिक समस्या बन जाते हैं। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा आखिर जाता कहां है। असल में पैसा कहीं गायब नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंदों में बंट जाता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। हर खर्च गलत नहीं होता, लेकिन हर खर्च सही भी नहीं होता। फर्क केवल जागरूकता का होता है। जब आप बिना सोचे खर्च करते हैं तब पैसा आपका मालिक बन जाता है, और जब आप सोच समझकर खर्च करते हैं तब पैसा आपका सेवक बन जाता है। लेखक सलाह देते हैं कि हर खरीदारी से पहले खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछें। अगर मैं यह चीज आज न खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी सच में रुक जाएगी? ज्यादातर बार इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि उस समय फैसला भावनाएं ले रही होती हैं, तर्क नहीं। यहीं पर लेखक अचानक होने वाली खरीदारी यानी इंपल्स बाइंग के बारे में चेतावनी देते हैं। सीमित समय के ऑफर, बड़े डिस्काउंट और आकर्षक सेल, ये सब मार्केटिंग की रणनीतियां होती हैं, जिनका मकसद हमें तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होता है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम पैसे बचा रहे हैं, जबकि सच में हम अनजाने में उसे खर्च ही कर रहे होते हैं। कई ऑफर और डिस्काउंट ऐसे होते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम कोई अच्छा सौदा कर रहे हैं। असल में यही वह जगह है जहां लोग गलती कर बैठते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सबसे खतरनाक खर्च वही होता है जिसे हम बचत समझकर करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे वैसे उसका खर्च भी बढ़ने लगता है। पहले जो चीजें जरूरी नहीं लगती थी, वे धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं। नया मोबाइल, बेहतर कार, बड़ा घर, सब कुछ आय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन अक्सर बचत उसी स्तर पर रह जाती है। यही कारण है कि कई लोग प्रमोशन मिलने के बाद भी पहले से ज्यादा तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन आर्थिक सुरक्षा नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें खर्च पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। हर पैसा जो हम खर्च करते हैं या तो हमें आज खुशी देता है या भविष्य में सुरक्षा देता है। समझदारी इसी में है कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाया जाए। जब व्यक्ति अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना सीख लेता है तो बचत अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि बचत कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि नियंत्रित खर्च का स्वाभाविक परिणाम है। लेखक अंत में स्पष्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खर्च करने की आदतें नहीं बदलता तो उसकी आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए, वह आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन वह समझदारी से खर्च करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी बचत मजबूत होने लगती है। यही इस अध्याय का सार है। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे सोच समझकर खर्च करता है। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां यह बताया गया है कि बचत इरादे से नहीं बल्कि आदत से बनती है। लेखक एक सच्चाई सामने रखते हैं कि अधिकतर लोग बचत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे उसे केवल कभी करेंगे की सूची में रखते हैं। हर किसी के पास बचत करने का इरादा होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी आदत बना पाते हैं। आर्थिक जीवन में वही चीज टिकती है जो आदत बन जाए। प्रेरणा कुछ समय तक साथ देती है, लेकिन आदत लंबे समय तक बनी रहती है। लेखक समझाते हैं कि बचत को केवल लक्ष्य बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे एक प्रक्रिया बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि इस साल मुझे एक निश्चित राशि बचानी है, तो यह केवल एक लक्ष्य बन जाता है। लेकिन अगर आप यह नियम बना लेते हैं कि हर महीने आय मिलते ही पहले बचत अलग होगी, तो यह एक प्रणाली बन जाती है। और प्रणाली भावनाओं पर नहीं बल्कि नियमों पर चलती है।
आर्थिक रूप से सफल लोग इसी कारण सफल होते हैं, क्योंकि वे भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सिस्टम के आधार पर अपने पैसे को संभालते हैं। इस अध्याय में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर विशेष जोर दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब उनकी आय बढ़ेगी तब वे बचत शुरू करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति कम आय में बचत नहीं कर सकता वह अधिक आय में भी बचत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आदत आय के साथ नहीं बदलती, वह सोच के साथ बदलती है। छोटी रकम से शुरू की गई बचत कई बार बड़ी रकम से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि वह अनुशासन सिखाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि बचत को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वचालित बनाना। जैसे ही आपकी आय आपके खाते में आए, उसी समय बचत का हिस्सा अलग हो जाए। जब दिमाग को हर बार निर्णय नहीं लेना पड़ता, तब गलतियां भी कम होती हैं। मनुष्य अक्सर वही गलती करता है जहां उसे हर बार चुनाव करना पड़ता है। आदत तब बनती है जब चुनाव की जरूरत कम हो जाती है और प्रक्रिया अपने आप चलने लगती है। लेखक यह भी बताते हैं कि बचत में सबसे बड़ा दुश्मन है बीच बीच में आने वाला अंतराल। एक महीना बचत की, फिर अगले महीने छोड़ दी, धीरे धीरे आदत टूट जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि इस महीने खर्च ज्यादा था इसलिए बचत नहीं हो पाई, लेकिन अगर बचत सबसे पहले की जाती तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि राशि बहुत बड़ी हो। असली निरंतरता यह है कि प्रक्रिया कभी न टूटे। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि बचत केवल आत्मनियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का भी विषय है। जब आप हर महीने अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं, तो आप खुद को यह संकेत देते हैं कि आपका जीवन और आपका भविष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही सोच धीरे धीरे आपकी आर्थिक पहचान को बदल देती है। लेखक अंत में कहते हैं कि एक दिन की बचत आपकी जिंदगी को नहीं बदलती, लेकिन वर्षों तक निभाई गई आदत जरूर बदल देती है। बचत किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का जोड़ होती है। जब यह आदत बन जाती है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढने लगता है। अब हम चौथे अध्याय की बात करते हैं, जिसमें इमरजेंसी फंड को बचत का सबसे मजबूत कवच बताया गया है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा आर्थिक झटका तब लगता है जब अचानक कोई आपात स्थिति सामने आ जाती है। बीमारी, नौकरी का जाना, घर में कोई बड़ी मरम्मत या परिवार की कोई जरूरी जरूरत। ये सभी परिस्थितियां बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती हैं, और यही वह समय होता है जब असली फर्क दिखाई देता है उस व्यक्ति में जिसने पहले से बचत की है और उस व्यक्ति में जिसने कभी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। दोस्तों, असली फर्क उस इंसान में दिखाई देता है जिसने पहले से तैयारी की होती है और उस इंसान में जिसने कभी बचत को गंभीरता से नहीं लिया। जब अचानक कोई मुश्किल सामने आती है तो सबसे पहले पैसा नहीं बल्कि इंसान का आत्मविश्वास टूटता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी साधन है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि बीमा या क्रेडिट कार्ड ही आपात स्थिति में काम आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज कभी भी असली सुरक्षा नहीं देता, वह केवल तनाव और दबाव बढ़ाता है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ऐसा पैसा जो सिर्फ कठिन समय के लिए अलग रख दिया गया हो, ऐसा पैसा जिसे खर्च करने से पहले इंसान कई बार सोचे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। लेखक के अनुसार कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर राशि अलग रखनी चाहिए। इससे कम होने पर आर्थिक सुरक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि कई बार नौकरी या आय का रुकना हमारी उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। और जब दबाव बढ़ता है तब लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि इमरजेंसी फंड को निवेश की तरह नहीं देखना चाहिए। इसका उद्देश्य ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि मन की शांति देना होता है। इसलिए इसे जोखिम भरे विकल्पों में लगाने से बचना चाहिए। इमरजेंसी फंड का असली मकसद यह है कि जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत उपलब्ध हो जाए, बिना किसी नुकसान के। इस अध्याय की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इमरजेंसी फंड आपके बाकी निवेश और बचत को भी सुरक्षित रखता है। जब अचानक कोई मुश्किल आती है और आपके पास अलग से पैसा नहीं होता, तो आपको अपनी लंबी अवधि की बचत तोड़नी पड़ती है या निवेश बेचने पड़ते हैं। कई बार वर्षों की मेहनत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड होता है
वह मुश्किल समय में भी अपने भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित रख सकता है। लेखक बताते हैं कि इमरजेंसी फंड सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी देता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक बैकअप मौजूद है, तब आप डर के बजाय समझदारी से निर्णय लेते हैं। आप किसी खराब नौकरी में मजबूरी से नहीं फंसे रहते, गलत रिश्तों में समझौता नहीं करते और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आपकी आर्थिक योजना की नींव मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर बनाई गई सारी योजनाएं कमजोर साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी फंड उस नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको तुरंत अमीर नहीं बनाता, लेकिन आपको टूटने से जरूर बचाता है। और जो व्यक्ति टूटने से बच जाता है, वही आगे बढ़ने की ताकत रखता है। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां कर्ज और ईएमआई को बचत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। लेखक कहते हैं कि कर्ज को सामान्य मान लेना ही बहुत बड़ी आर्थिक गलती है। आज के समय में ईएमआई को एक सामान्य जीवन शैली की तरह पेश किया जाता है। घर, कार, मोबाइल, छुट्टियां, सब कुछ उधार पर लेने का चलन बढ़ गया है और लोग इसे तरक्की समझने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज तरक्की नहीं है, बल्कि भविष्य की कमाई को पहले ही खर्च कर देने जैसा है। लेखक बताते हैं कि कर्ज 2 प्रकार का हो सकता है, अच्छा और बुरा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग हर तरह के कर्ज को सही मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर ईएमआई उनकी भविष्य की बचत को कम करती है। जब किसी व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा पहले से तय किस्तों में चला जाता है, तो बचत के लिए जगह ही नहीं बचती। फिर वही व्यक्ति कहता है कि उसके पास बचत करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, बल्कि मानसिक दबाव भी पैदा करता है। हर महीने आने वाली ईएमआई की तारीख एक चिंता की तरह सामने खड़ी रहती है। अगर नौकरी चली जाए तो क्या होगा? अगर आय कुछ समय के लिए रुक जाए तो क्या होगा? ऐसे सवाल दिमाग को लगातार परेशान करते रहते हैं। यही दबाव कई बार लोगों को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेखक क्रेडिट कार्ड के बारे में भी चेतावनी देते हैं। कार्ड से भुगतान करना बहुत आसान लगता है, लेकिन बाद में उसका भुगतान करना कठिन हो सकता है। न्यूनतम भुगतान करने की सुविधा अस्थायी राहत जरूर देती है, लेकिन असल में यह व्यक्ति को और गहरे कर्ज में धकेल सकती है। लेखक का कहना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को नकद पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आप पहले ही नुकसान में हैं। क्रेडिट कार्ड तभी उपयोगी है जब उसे केवल सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि कर्ज लेने के साधन की तरह। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईएमआई से स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि कई बार मजबूरी बढ़ती है। जब आपकी आय का बड़ा हिस्सा पहले से ही तय भुगतान में बंध जाता है, तब आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि पैसा आपको नियंत्रित करने लगता है। लेखक सलाह देते हैं कि जहां तक संभव हो, नकद या वास्तविक बजट के आधार पर जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। नकद खर्च हमें वास्तविकता का एहसास कराता है, जबकि ईएमआई कई बार केवल एक भ्रम पैदा करती है। साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि कर्ज से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है नए कर्ज से बचना और पुराने कर्ज को धीरे धीरे खत्म करना। जब तक आर्थिक जीवन में होने वाली लीकेज बंद नहीं होती, तब तक बचत की शुरुआत भी मजबूत तरीके से नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर बाल्टी के नीचे छेद हो तो ऊपर से कितना भी पानी डाल दिया जाए, वह कभी भर नहीं सकती। बिल्कुल यही बात पैसों पर भी लागू होती है। अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा लगातार कर्ज और ईएमआई में बह रहा है, तो बचत मजबूत नहीं हो पाएगी। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो कर्ज को अपना साथी मत बनाइए, क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे, जबकि कर्ज अक्सर मुश्किल समय में सबसे पहले दबाव बढ़ाता है। बचत तभी मजबूत बनती है जब आपकी कमाई किसी और की ईएमआई भरने के बजाय आपके अपने भविष्य के लिए काम करने लगे। अब हम 6ठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां समय और धैर्य को बचत को संपत्ति में बदलने की असली ताकत बताया गया है। लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग बचत की आदत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए होता है। इंसान अक्सर चाहता है कि आज पैसा लगाए और कल ही बड़ा लाभ देखने लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बचत और संपत्ति दोनों ही धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है,
वही लंबे समय तक इस रास्ते पर टिक पाता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं रुकता जो जल्दबाजी करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास टिकता है जो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि समय बचत का सबसे बड़ा साथी होता है। अगर छोटी छोटी रकम को लगातार अनुशासन के साथ लंबे समय तक बचाया जाए तो वही रकम धीरे धीरे बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। लेकिन अधीरता इस पूरी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा देती है। बहुत से लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। वे अपनी बचत तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि बचत से कोई फायदा नहीं होता, जबकि असल सच्चाई यह है कि बचत से नहीं, बल्कि अधूरी बचत से परिणाम नहीं मिलते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धैर्य भी एक आर्थिक कौशल है। जैसे हम कोई तकनीकी कौशल सीखते हैं, वैसे ही धैर्य भी सीखा जा सकता है। जब बाजार ऊपर नीचे होता है या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तब धैर्य ही हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से रोकता है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति घबराकर अपनी बचत को तोड़ देता है, वह अपने भविष्य की सुरक्षा को भी कमजोर कर देता है। यहां एक और दिलचस्प बात समझाई गई है। कंपाउंडिंग केवल निवेश में ही नहीं, बल्कि आदतों में भी काम करती है। रोज की छोटी बचत कई वर्षों बाद बड़ा फर्क पैदा करती है, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है, अचानक नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे उस चरण तक पहुंच ही नहीं पाते जहां बचत का असली असर दिखाई देने लगता है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि बचत की तुलना कभी भी छोटी अवधि की जरूरतों से नहीं करनी चाहिए। बचत भविष्य के लिए होती है और भविष्य हमेशा वर्तमान से बड़ा होता है। जब आप आज थोड़ा संयम रखते हैं तो कल आपको ज्यादा मजबूती मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता और इसी कारण हर कोई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाता। लेखक अंत में कहते हैं कि जल्दी पैसा कमाने की चाह इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन धीरे धीरे संपत्ति बनाने की आदत इंसान को मजबूत बनाती है। समय के साथ की गई बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र को भी मजबूत बनाती है। यही वह ताकत है जो लंबे समय तक आर्थिक शांति देती है। अब हम 7वें अध्याय की ओर आते हैं, जहां यह बताया गया है कि लक्ष्य के बिना बचत करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के यात्रा करना। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग बचत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैसा जमा होता रहता है, लेकिन उनके मन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो अनुशासन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि इंसान उसी काम को लंबे समय तक करता है जिसका उसे अर्थ समझ में आता है। लेखक कहते हैं कि बचत तभी असली ताकत बनती है जब उसके पीछे कोई स्पष्ट लक्ष्य हो। यह लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अपना घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट की तैयारी, नया व्यवसाय शुरू करना या आपातकालीन सुरक्षा। हर लक्ष्य अलग होता है, इसलिए उसके लिए बनाई जाने वाली बचत की रणनीति भी अलग होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सभी लक्ष्यों को एक ही जगह जोड़ देते हैं और फिर भ्रम में पड़ जाते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अपने आर्थिक लक्ष्यों को लिखना क्यों जरूरी है। जब लक्ष्य केवल दिमाग में रहते हैं तो वे अस्पष्ट बने रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कागज पर लिखा जाता है तो वे वास्तविक रूप लेने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि लिखे हुए लक्ष्य दिमाग को स्पष्ट दिशा देते हैं। तब बचत बोझ नहीं लगती, बल्कि एक मिशन की तरह महसूस होती है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि छोटी अवधि और लंबी अवधि के लक्ष्यों को अलग अलग समझा जाए। छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए जोखिम लेना कई बार नुकसानदेह हो सकता है, जबकि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए अधीरता सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आपको यह भी पता होता है कि कौन सी बचत कब उपयोग करनी है और कौन सी नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि लक्ष्य आपकी बचत को अर्थ देते हैं। जब आपको यह पता होता है कि यह पैसा भविष्य में किस उद्देश्य के लिए काम आएगा, तो आप उसे बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते। लक्ष्य आपको अनुशासन देते हैं और आपकी आर्थिक यात्रा को स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो वह अचानक होने वाले खर्चों से खुद को बचा पाता है। हर बार जब वह कोई चीज खरीदने के बारे में सोचता है तो उसके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यह खर्च मेरे लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है? यही सवाल इंसान को बिना सोचे समझे खर्च करने से रोकता है।
लेखक कहते हैं कि पैसा तब सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है जब वह किसी खास उद्देश्य के लिए अलग रखा गया हो। बिना लक्ष्य के की गई बचत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, लेकिन जब बचत किसी स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ जाती है तो वही इंसान को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना देती है। इसी कारण लक्ष्य तय करना बचत की यात्रा का आखिरी नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब हम इस किताब के अंतिम अध्याय की बात करते हैं, जिसमें लेखक एक गहरी लेकिन सरल सच्चाई बताते हैं। बचत कोई जादुई वित्तीय तरकीब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। बहुत से लोग बचत को बोझ समझते हैं, जैसे आज की खुशियों को त्यागना पड़ रहा हो, लेकिन वास्तव में बचत आज कुछ खोने का नहीं बल्कि आने वाले कल को बेहतर बनाने का निर्णय है। लेखक बताते हैं कि पैसा अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा। पैसा केवल हमारी आदतों को बड़ा करके सामने लाता है। अगर किसी व्यक्ति की आदतें गलत हैं तो ज्यादा पैसा भी उसे सुरक्षित नहीं बना सकता, लेकिन अगर आदतें सही हैं तो सीमित आय भी धीरे धीरे उसे मजबूत आर्थिक स्थिति तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि बचत अमीर बनने की शुरुआत नहीं बल्कि समझदार बनने की शुरुआत होती है। किताब के अंतिम हिस्से में यह भी बताया गया है कि बचत का सबसे बड़ा फायदा केवल बैंक बैलेंस बढ़ना नहीं होता बल्कि आत्मविश्वास बढ़ना होता है। जब आपके पास कुछ सुरक्षित बचत होती है तो आप जिंदगी से डरते नहीं, आप नौकरी के कारण मजबूर महसूस नहीं करते, रिश्तों में दबाव में नहीं रहते और फैसले भी ज्यादा समझदारी से लेते हैं। बचत वह स्वतंत्रता देती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। लेखक यह भी कहते हैं कि देर सबेर हर व्यक्ति को इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि आय हमेशा स्थायी नहीं रहती, लेकिन जीवन चलता रहता है। उस समय वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जिसने समय रहते बचत को अपनी आदत बना लिया होता है। जो लोग इस आदत को समय रहते नहीं अपनाते, वे अक्सर तब सीखते हैं जब सीखने का सही समय निकल चुका होता है। इसलिए किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। बचत का मतलब परफेक्ट होना नहीं है बल्कि शुरुआत करना है। आपको तुरंत विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह फैसला करना है कि आज से आप बचत शुरू करेंगे। यह शुरुआत छोटी रकम से हो सकती है, धीमी गति से हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। क्योंकि पैसा उन लोगों के साथ नहीं टिकता जो बहुत तेजी से भागते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ टिकता है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि अगर आपने इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक ही बात समझी है तो वह यह होनी चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति किसी संयोग से नहीं बनती, यह आपके फैसलों से बनती है। और उन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है बचत का फैसला। आज लिया गया यह छोटा सा निर्णय आने वाले वर्षों में आपको वह मानसिक शांति दे सकता है जिसकी कीमत किसी सैलरी स्लिप से नहीं मापी जा सकती। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आप अपनी कमाई को कितना संभाल पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे को संभालना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ना भी सीख जाता है। और यही है पैसे बचाने की असली कला, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी।